हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम प्लेटो के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्लेटो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्लेटो के जो इकोनॉमिक्स थॉट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन प्लेटो के बारे में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो कोशिश ही करिएगा आप प्लेटो के बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ें और डिटेल में पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले हम प्लेटो का एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं एंड देन हम उसके फिर इकोनॉमिक्स थॉट्स पढ़ेंगे। देखिए, प्लेटो का जन्म 427 ईस्वी पूर्व में एक राजवंश में हुआ था। राजवंश यानी कि बहुत अमीर फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, प्लेटो का असली नाम एरिस्टोक्लेस था। ठीक है, राजवंश से संबंधित होने के कारण इनकी शिक्षा बड़े अच्छे ढंग से हुई थी। देखिए, जो प्लेटो थे, इनके जो फादर थे वो एथेंस के राजा थे और इनकी जो मदर थी वो भी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। तो इनकी फैमिली जो थी वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी, तो इसीलिए इनकी शिक्षा को भी बहुत अच्छे से दी। इनकी जो शिक्षा हुई वो बहुत अच्छे से हुई। ठीक है, प्लेटो एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने आर्थिक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब वो एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे तो इसीलिए उन्होंने भी वो भी दार्शनिक बने और उन्होंने जो इकोनॉमी देखी फिर उस पर उन्होंने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, उन्होंने जो है प्लेटो ने अनेक रचनाएं भी लिखी। देखिए, प्लेटो सुकरात के विचारों से बहुत प्रभावित हुए, उसके बाद वे सुकरात के शिष्य बन गए। देखिए, प्लेटो और सुकरात के नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, लेकिन सुकरात के जो थॉट्स थे वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने प्लेटो को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो इसीलिए प्लेटो जो थे वो सुकरात के स्टूडेंट बन गए। ठीक है, सुकरात के विचारों से प्रभावित होकर प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की और विवेक पर बल दिया। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब वो उन्होंने उसे पढ़ाया और प्लेटो को बहुत सारे उनके जो इकोनॉमिक्स थॉट्स थे उन्होंने प्लेटो को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, तो फिर उन्होंने अपने तरीके से राजनीति की नैतिक व्याख्या दी और फिर उसके बाद उन्होंने उसे विवेक पर बल दिया। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में 347 में ये महान दार्शनिक शरीर छोड़कर स्वर्गवासी बन गए। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ हो गई। देखिए, प्लेटो के बारे में जितना भी पढ़ें उतना कम है, क्योंकि प्लेटो जो थे वो एक महान, मतलब जिसे कहते हैं बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक्स थे। इनके बारे में जितना भी पढ़ा जाए उतना कम है। देखिए, क्या हुआ था, जब ये 28 साल के थे तो ये बहुत सुकरात से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, लेकिन क्या हुआ था, जो प्रजातंत्रीय सरकार थी उन्होंने सुकरात को दंड दे दिया था। वो दंड था मृत्युदंड। ठीक है, तो 28 वर्ष की उम्र में प्लेटो ने सबसे पहले सुकरात को ये मृत्युदंड देते हुए दिखा, तो इस पर उन पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, तो इसीलिए उन्होंने राजनीति छोड़ दी। फिर राजनीति छोड़ने के बाद वो दार्शनिक बन गए। फिर उन्होंने जो है दार्शनिक शास्त्र पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और फिर उसके बाद वो एक इकोनॉमिस्ट बन गए। ठीक है, तो ये था प्लेटो का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप इसे अपनी बुक से, मॉडल से और अच्छे से और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। देखिए, प्लेटो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कोशिश ये करिएगा आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि मोस्टली इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं प्लेटो के इकोनॉमिक्स थॉट। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है आर्थिक कारणों में राज्य का जन्म। देखिए, उनका प्लेटो का ये कहना था कि जो राज्य का जन्म हुआ है वो किसी सरकार ने नहीं किया, बल्कि ये जो है मानव जाति की आवश्यकताओं द्वारा हुआ है। क्यों? क्योंकि मानव जाति जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी व्यक्ति खुद से अपना काम नहीं कर सकता, मनुष्य को मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए राज्य का जन्म होता है। उनका ये कहना था कि जहाँ पर जिस मनुष्य को मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे व्यक्ति और सहायक जिस स्थान पर एकत्रित होते हैं उस स्थान को राज्य कहते हैं। ठीक है, उनका ये कहना था कि जो मनुष्य है वो आत्मनिर्भर नहीं है, अपना काम खुद से नहीं कर सकता, तो इसीलिए ही राज्य का जन्म हुआ है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य में आत्मनिर्भरता की कमी है और दूसरी चीज़ ये कि मनुष्य में ज्ञान का अभाव है। मनुष्य को विनिमय के ज्ञान का नहीं पता। ठीक है, चीज़ों को कैसे बेचना है, कैसे ख़रीदना है, तो इसीलिए ये जितने भी आर्थिक कारण हैं, इन आर्थिक कारणों की वजह से ही राज्य का जन्म होता है। देखिए, अब हमारा सेकंड पॉइंट है श्रम विभाजन। देखिए, प्लेटो का जो सिद्धांत था श्रम विभाजन, वो मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित था, क्योंकि मानव की आवश्यकताएं बहुत सारी होती हैं। ठीक है, मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि सारी आवश्यकताओं के लिए अलग अलग व्यापार वर्ग होते हैं। ठीक है, जहाँ से श्रम विभाजन प्रारंभ होता है, जहाँ से श्रम का जो विभाजन है वो शुरू होता है, क्योंकि
एक व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई मशीनरी में बहुत एक्सपर्ट है तो वो सिर्फ मशीनरी कर सकता है, मशीन का काम संभाल सकता है, और अगर कोई किसान है वो खेती का काम कर सकता है तो वो सिर्फ खेती का काम कर सकता है। तो इसीलिए उनका ये कहना था कि हमारे राज्य में श्रम विभाजन होना चाहिए, ठीक है। जो व्यक्ति जिस काम में अच्छा है वो उसको ही करे। और दूसरी चीज़ ये थी कि मानवीय आवश्यकताएं बहुत सारी होती हैं, तो इसीलिए हर चीज़ का जो व्यापार होता है, हर चीज़ का जो बिज़नेस होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो इसीलिए वहीं से ही श्रम विभाजन हमारा शुरू हो जाता है। देखिए, थर्ड पॉइंट है हमारा जनसंख्या पर विचार। देखिए, जो प्लेटो थे उनका ये विचार था कि हमें जनसंख्या को सावधानी से नियंत्रण करना चाहिए जिससे सामाजिक संतुलन बना रहे, ठीक है। ज़्यादा जिसे कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा जनसंख्या ना बढ़े। देखिए, उन्होंने एक काउंटिंग दे दी थी कि हमें अपनी जनसंख्या को इतना रखना है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा घटती है जनसंख्या तो हमें उसे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है। और अगर हमारी इस काउंटिंग से ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है तो हमें उस जनसंख्या को बसे रहने के लिए, उनके रहने के लिए, खाने के लिए उनकी व्यवस्था कर देनी चाहिए, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि अगर हमें सामाजिक संतुलन बनाना है तो हमें बहुत ही सुविधाजनक और सावधानी से जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। देखिए, अब फोर्थ पॉइंट है हमारा व्यावसायिक वर्ग। देखिए, जो प्लेटो हैं उन्होंने वर्गों को 3 वर्गों में विभाजित किया था, ठीक है। पहला था हमारा शासक वर्ग, दूसरा था सैनिक और तीसरा था कमज़ोर और मजदूर वर्ग, ठीक है। शासक वर्ग वो हो जाते हैं जो हमारे देश पर शासन करते हैं, ठीक है। सैनिक वर्ग वो हो जाते हैं जैसे कि सिपाही जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, ठीक है। और थर्ड थे हमारे कमज़ोर और मजदूर वर्ग जो कमज़ोर व्यक्ति थे और मजदूरी करते थे, ठीक है। तो उन्होंने प्लेटो ने सबसे उच्चतम स्थान दिया शासक वर्ग को, क्योंकि शासक जो हमारे देश पे शासन करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, तो उन्होंने उसे प्रायोरिटी दी और पहली जगह पर उच्चतम स्थान पर उन्होंने शासक को रखा, ठीक है। दूसरा स्थान उन्होंने दिया सैनिक वर्ग को, ठीक है। और निम्न स्थान उन्होंने दिया कमज़ोर और मजदूर वर्ग को, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और जो मजदूरी करते थे। तो उन्होंने इस वर्ग को कुछ प्रायोरिटीज़ दी, कुछ उत्तरदायित्व दिए जिससे वो उनका जो संघर्ष है वो कम हो सके और जो कमज़ोर और मजदूर वर्ग हैं वो भी अपना विकास कर सकें, ठीक है। देखिए, फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा धन व संपत्ति पर विचार। देखिए, जो प्लेटो थे वो धन को ज़्यादा सुख का कारण नहीं मानते थे। उनका ये कहना था कि धन और सुख दोनों एक साथ कभी भी मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकते। अगर मनुष्य को धन चाहिए तो उसे अपना सुख गंवाना पड़ता है, और अगर सुख चाहिए तो उसे धन में कमी करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, जब हम धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो हम अपनी जो कंफर्ट जोन है हम उससे बाहर निकलते हैं, ठीक है, अपने सुख को त्यागते हैं। तो उन्होंने धन को, संपत्ति को अपनी जो लिस्ट है उसमें तीसरा स्थान दिया है, ठीक है। पहला स्थान उन्होंने आत्मा को दिया है, ठीक है। दूसरा स्थान उन्होंने शरीर को दिया है और तीसरा स्थान उन्होंने धन को दिया है कि जो धन है वो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन मानव को सुख नहीं दे सकता। अगर मनुष्य को धन कमाना है तो उसे सुख का त्याग करना पड़ेगा, और अगर सुख चाहिए तो उसे धन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए उनका कहना था कि धन और सुख दोनों मानव को एक साथ नहीं मिल सकते। तो ये थे प्लेटो के इकोनॉमिक्स थॉट्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मैंने आपको ये सारे थॉट्स समझा दिए हैं। आप इसमें बहुत अच्छे से पैराग्राफ प्रिपेयर कर अपनी तरफ से लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।